हेलो बच्चों। आई होप सब बच्चे बढ़िया होंगे और अपने फिजिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूक्लियाई चैप्टर का वन शॉट। जैसे आप लोग सब जानते हो बच्चों, न्यूक्लियाई चैप्टर आपका मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। ठीक है, इससे पहले हमने एक वन शॉट किया था बच्चों एटम का, और एटम के बाद आप जानते हो कौन सा चैप्टर आता है, न्यूक्लियाई। तो आज बच्चों हम लोग न्यूक्लियाई का वन शॉट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे आप जानते हो कि न्यूक्लियाई एक छोटा चैप्टर भी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम बिना टाइम वेस्ट करे इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और स्टार्टिंग में पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि न्यूक्लियस कैसे फॉर्म होता है, मतलब कंपोजिशन। और जैसे आप देख रहे हो एक हेडिंग लिखी है हमने, कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस। तो जैसे बच्चों आप जानते हो कि चैडविक, एक साइंटिस्ट हुए चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। और जब चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, तो चैडविक के न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद एक साइंटिस्ट हुए हेजनबर्ग, है ना। हेजनबर्ग का प्रिंसिपल आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो 1932 में हेजनबर्ग ने एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक थ्योरी दी है, उसे हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो हेजनबर्ग ने माना कि न्यूक्लियस इज मेड ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। या आप कह लीजिए कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ मेनली न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, और एक न्यूक्लियस में जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, और मैं उसको मान लेता हूं कुछ एक्स मान लेता हूं, एक न्यूक्लियस एक्स। मान लीजिए इसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है। ठीक है, अगर एक न्यूक्लियस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करें, जेड उसका एटॉमिक नंबर है और ए उसका क्या है, मास नंबर है। तो हेजनबर्ग ने बोला कि अगर किसी न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर जेड है, तो मींस उसमें जेड प्रोटॉन रहते हैं उस न्यूक्लियस के अंदर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं बच्चों, तो जो प्रोटॉन्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, जेड के बराबर होंगे। और जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, ए माइनस जेड के बराबर होंगे। ठीक ना। और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करेंगे, प्रोटॉन्स कैरी करेंगे, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होंगे। ठीक है, और लेकिन न्यूक्लियस का मास, ठीक है ना, न्यूक्लियस का जो टोटल मास होगा वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के किसके बराबर होगा, सम के बराबर होगा। और जैसे हमने कहा कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और वो उतने ही नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं जितना प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये सब बात लिखी भी है, मैं एक बार रीड भी कर दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, जैसे हमने लिखा भी है सामने से, है ना। देखो लिखा है ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय चैडविक led Heisenberg to propose proton-neutron hypothesis in 1932. According to this hypothesis, proton and neutrons are the main building blocks of the nuclei of all atoms. ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि thus a nucleus of mass number A and atomic number Z contains Z protons and A minus Z neutrons. ठीक है, फिर आगे देखो जो मैं बात बोल रहा था अभी, बोल रहे थे प्रोटॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस while protons and neutron together give its mass. ठीक है, तो न्यूक्लियस का टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास रहेगा, और न्यूक्लियस का जो टोटल मास है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के सम के क्या होगा, बराबर होगा। फिर आगे बोल रहे हैं देखो, टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस, दैट इज टू मेक द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जेड। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जो आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी ये बात रदरफोर्ड ने ही बोली थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वही बात यहां पर भी हेजनबर्ग भी बोल रहे हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से माना गया कि आपका जो न्यूक्लियस है किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब लेकिन मॉडर्न थ्योरी, जब अभी ये बुक्स में अभी ये बात नहीं आई है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी कहते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी बने होते हैं। लेकिन इनिशियल थ्योरीज यही मानती हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी, अब जो थ्योरी है ना आ गई है, उनके हिसाब से प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अभी क्वार्क्स वाली थ्योरी बुक्स में अभी नहीं आई है। ठीक है,
चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं, बेसिक बातें बच्चों न्यूक्लियाई के बारे में। तो अब हमने कुछ 4 चीजों के बारे में समझना है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं और आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। किन एटम को आइसोटोप्स कहते हैं, किन एटम को आइसो बार्स कहते हैं, कौन से एटम आइसोटोन्स कहलाते हैं और कौन से एटम आइसोमर्स कहलाते हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आप लोग ये चीज आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो बच्चों, ये बेसिक बातें आप केमिस्ट्री से भी पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन हमारे फिजिक्स के सिलेबस में ये बेसिक बातें, स्टार्टिंग में कुछ बातें तो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जैसे, तो हमने कहा देखो पहली बात करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आप लोग जानते हो बच्चों, मैंने कहा केमिस्ट्री से आप पढ़ते आ रहे हो कि आइसोटोप्स उन एटम्स को बोलते हैं जिनका क्या सेम होता है बच्चों, जिनके मास एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब उन एटम को आइसोटोप्स बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन क्या डिफरेंट होगा बच्चों, मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है ना। मींस उसमें जो एटम्स होंगे उन सब एटम्स में प्रोटॉन सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर में होंगे, अगर एक प्रोटॉन है तो एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, ठीक है। अगर कोई दूसरा एटम है उसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अलग होंगे, ठीक है। तो आइसोटोप उन एटम्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ये ऐसे कहते हो जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। और क्योंकि कहते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, सेम होता है। और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं और वो पीरियोडिक टेबल में, है ना, सेम प्लेस में लाई करते हैं। फिर बोला, मैंने क्या बोला, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं और उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या होती है बच्चों, सेम होती है। तो मेन 3 बातें आपने आइसोटोप्स के बारे में ध्यान करना है। फिर एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने कि इसमें आइसोटोप वो एटम होते हैं जिनमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। और एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। और फिर हमने कहा कि क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इसलिए क्या होंगे, ये पीरियोडिक टेबल में, है ना, सेम प्लेस पर आएंगे। तो कुछ बातें आपकी आइसोटोप्स के बारे में लिखी है बच्चों, मैं एक बार रीड कर देता हूं। क्या बोल रहे हैं, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। फिर कुछ बातें और ध्यान करनी, जैसे हमने अभी मैंने बोला आपसे कि सच एटम कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे लेकिन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। फिर जैसे बोल रहे हैं कि ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइसोटोप्स एंड ऑफ एन एलिमेंट एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो ये सेम पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या करेंगे, पजेस करेंगे। अब कुछ आइसोटोप के एग्जांपल हमने लिए हैं बच्चों, जैसे ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं बच्चों। देखो पहला आइसोटोप है क्या आपका, जिसे प्रोटियम कहते हैं, इसको 1H1 भी कहते हैं। देखो इसमें एक प्रोटॉन है और एक क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन का नंबर 0 है। फिर दूसरा हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप होता है बच्चों ड्यूटीरियम, जिसे ड्यूट्रॉन भी कहते हैं, ड्यूटीरियम भी कहते हैं, 1s2 लिखा जाता है इसका, इसको लिखा जाता है। देखिए इसमें एक प्रोटॉन है जिसको हमने प्लस से लिखा है और एक इलेक्ट्रॉन इसको माइनस से लिखा है, और जिसके अंदर हमने हॉलो लिखा है, कोई चार्ज नहीं लिखा है, वो न्यूट्रॉन है बच्चों। तो देखिए इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, न्यूट्रॉन है। फिर तीसरा आइसोटोप है आपका बच्चों ट्राइटियम, हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है ट्राइटियम। इसमें आप देख रहे हो कि एक प्रोटॉन है, एक क्या इलेक्ट्रॉन है और 2 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इन सभी में देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर सेम है बच्चों, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। पहले में न्यूट्रॉन 0 है, फिर दूसरे में न्यूट्रॉन क्या है, 1 है, और तीसरे में न्यूट्रॉन क्या है, 2 है। तो न्यूट्रॉन चेंज हो रहे लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, सॉरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है। तो ये जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, इसे नोट भी कर लो बच्चों। या चलो पहले मैं एक आइसोटोप का एग्जांपल और हमने लिया है, जैसे एक होता है लिथियम, एक है लिथियम का आइसोटोप बच्चों, ठीक है ना। ये लिथियम 36, ये लिथियम 37,
तो लिथियम 36 में आप देखो बच्चों 3 प्रोटॉन्स है, जो येलो कलर से मैंने अंदर प्लस साइन लिखा है वो प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स है और 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और 3 क्या है आपके, न्यूट्रॉन्स है, पहले लिथियम 36 में। फिर देखो लिथियम 37 इसका दूसरा आइसोटोप है, इसमें क्या है देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने यहाँ थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ उतने ही सेम है। हमने क्या बोला कि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, देखो यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन थे, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन है, लेकिन क्या डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, पहले में 3 न्यूट्रॉन है और दूसरे में 4 न्यूट्रॉन है। ठीक बच्चों, तो लिथियम के क्या है कि 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, तो आइसोटोप में ये है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, ठीक है ना, और क्या डिफरेंट होंगे, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन भी कर लो बच्चों, चलो पहली शीट से मैं नोट करा देता हूं आपको, है नहीं, इस बेसिक बात को भी नोट कर लो, स्क्रीन शॉट लेके बच्चों स्क्रीन को पॉज करके है ना नोट किया करो। चलो सेकंड शीट में आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, फिर ये भी लिथियम वाला भी नोट कर लो बच्चों। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं तो आइसोटोप्स, अब बात करते हैं किसकी, आइसोबार्स। तो आइसोबार और आइसोटोप जस्ट एक दूसरे से अपोजिट टाइप हुए। जैसे वहां क्या था बच्चों, क्या सेम था, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर क्या था, डिफरेंट था। अब यहां उल्टा हो जाएगा, यहां मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, एटॉमिक नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो वो एटम जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोबार्स कहते हैं। लिखा भी होगा देखो, द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। और आइसोबार में क्या होता है, जब एटॉमिक नंबर देखो मास नंबर सेम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, और जब मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, जैसे जेड कहते हैं, तो क्या डिफरेंट होंगे, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे। तो लिखा है देखो बच्चों, सच एटम कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है ना, और क्या सेम होगा, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम प्रोटॉन की हेल्प से करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी बच्चों, लिखा है। तो सो दे डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर चेंज होने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस भी क्या होगा, अलग अलग मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो आइसोबार आइसोटोन्स के जस्ट रिवर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, रिवर्स फिनोमिना है। अब कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं बच्चों, जैसे देखो ये हमने ट्राइटियम में भी पढ़ा ना, एक हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो 1s3 हाइड्रोजन का आइसोटोप है, 2s3 हीलियम का आइसोटोप है। तो इसमें देखो बच्चों दोनों में क्या सेम है, इसका मास नंबर भी 3 है, इसका मास नंबर भी 3 है, तो दोनों का मास नंबर सेम है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, एक का एटॉमिक नंबर 1 है, एक का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो लिखा है कि बोथ हैव सेम मास नंबर दैट इज इक्वल टू 3। फिर एक और आपका हमने एग्जांपल लिया है बच्चों क्लोरीन और सल्फर का। क्लोरीन और सल्फर में देखो मास नंबर दोनों का सेम है बच्चों 37, लेकिन क्या डिफरेंट है बच्चों, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, सल्फर का कितना है 16 है, तो दोनों का मास नंबर क्या है 37, ठीक है। तो यहां पर मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, डिफरेंट है, ठीक है ना। बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो, जैसे इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, एक प्रोटॉन होगा 2 न्यूट्रॉन होंगे, इसमें आपके 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होगा, ऐसे आप, ठीक है ना, ए में से जेड को माइनस कर लोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता लग जाएंगे बच्चों, ठीक है। और जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो जितने प्रोटॉन भी उतने उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो ठीक है, समझ गए आइसोबार, इसे आइसोबार्स कहते हैं, इसको भी नोट कर लो बच्चों, कुछ सेकंड जल्दी से, कुछ सेकंड में। अब आइसोबार्स के बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आइसोटोन समझते हो, मैंने कहा देखो ये बेसिक बातें आप केमिस्ट्री से भी पढ़ते आ रहे हो बच्चों, लेकिन न्यूक्लियाई में हमारा स्टार्टिंग में बेसिक सिलेबस फिजिक्स में भी ऐसा है, इसलिए हमने थोड़ा सा है ना इसको भी हमने कहा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, बेसिक बात थोड़ा आनी चाहिए। तो ऐसे आइसोटोन आप समझते हो बच्चों, कहते हैं दोज न्यूक्लियाई विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन। तो वो न्यूक्लियाई या वो एटम
जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हमने लिए, जैसे यहां देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल है क्लोरीन एंड पोटेशियम में। देखो यहां पर क्या है, इसका मास नंबर 37 है और एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। आपको क्या चाहिए बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, देखो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अगर इसमें से प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या रह जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जैसे 37 में 17 माइनस करो, कितने न्यूट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन है। ऐसे पोटेशियम में देखो, इसका मास नंबर 39, एटॉमिक नंबर 19 है। आप 39 में से 19 माइनस कर दो, कितना आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 है, ठीक। तो इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है 20, तो लिखा है बोथ हैव सेम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, ए में से जेड माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और बोथ हैविंग सेम न्यूट्रॉन 20। फिर एक और हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों, है ना, एन और ओ का। देखो इसमें भी देखो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, कितने, 15 में से 7 माइनस कर लो 8, और इसमें 16 में से 8 माइनस कर लो 8, ठीक है। तो इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, 8 है। तो ये भी दोनों क्या है, आइसोटोन्स है बच्चों, ठीक है ना। तो आइसोटोन उन्हें कहते हैं जिनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, दोज एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, ठीक है। फिर आते लास्ट में क्या बच्चों, आइसोमर्स, है ना, फोर्थ आते आइसोमर। आइसोमर में एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब सेम होगा बच्चों, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, मास नंबर भी सेम होगा, बस यहां पर एनर्जी स्टेट क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब एक ही एटम डिफरेंट एनर्जी स्टेट में होगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, आइसोमर कह देंगे। जैसे हमने आइसोमर के कोई एग्जाम समझ गए ना, तो वो देखो लिखा भी आइसोमर के बारे में, न्यूक्लियाई विद सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, मतलब इन सब में सब कुछ सेम हुआ, इलेक्ट्रॉन भी सेम हुए, प्रोटॉन भी सेम हुए, और न्यूट्रॉन भी सेम हो, बस इनकी एनर्जी लेवल क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं जैसे देखो प्रोपेनल और प्रोपेनोन, देखो दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, C3H6O6O C3H6O, ठीक है, बस इन दोनों की एनर्जी लेवल क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। फिर ऐसे और हैं, जैसे पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, नियो पेंटेन और आइसोपेंटेन, ठीक है। इनमें भी क्या है, इन सबका केमिकल फॉर्मूला सब कुछ सेम है बच्चों, बस क्या है, इनके एनर्जी लेवल क्या है, डिफरेंट है, कोई ग्राउंड स्टेट में तो कोई एक्साइटेड स्टेट में, ऐसे करके। तो अगर है ना कोई न्यूक्लियाई जिनका सब कुछ सेम हो लेकिन उनके एनर्जी लेवल क्या हो, डिफरेंट हो, एनर्जी डिफरेंट एनर्जी लेवल पजेस कर रहे हो, तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए बेसिक बातें, इनको इसको भी नोट कर लो बच्चों, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इन चारों को आप समझ गए बच्चों, क्या क्या पढ़ा हमने, आइसोटोप्स, है ना, आइसोटोप के बाद आगे आपके क्या, आइसोबार, ठीक है, आइसोबार के बाद आगे आपके आइसोटोन्स, और फिर हो गया आइसोमर, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें, ये इतनी बेसिक बातें सब बच्चे केमिस्ट्री से जानते भी है बच्चों, ठीक है, लेकिन हमारा भी सिलेबस है, हमने कहा इस बेसिक बातों को डिस्कस कर लें। अब इसके बाद आपके मेन टॉपिक बच्चों जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, चलो उससे पहले एक छोटी सी बेसिक बात और कर लेते हैं, ठीक है, एक और बेसिक बात कर लेते हैं, बाकी ये भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही बच्चों, ठीक है ना। बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि यहां पर जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, तो जो मासेस होंगे, है ना, वो स्मॉल मासेस को हम किस में लिखते हैं, एएमयू, मतलब एटॉमिक मासेस को या मॉलिक्यूलर मासेस को हम किस में लिखते हैं, स्मॉल मासेस को एएमयू में लिखते हैं। तो 1 एएमयू कितना होता है, और 1 एएमयू की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रिलेशन होती है, इन दो बातों को हमने लिखा है थोड़ा सा, तो आप लोग जानते हो बच्चे, तो केमिस्ट्री से आप पढ़ते आ रहे हो। तो कहते हैं 1 एएमयू जिसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एएमयू कितना होता है बच्चों, तो 1 एएमयू कहते हैं ये 1/12 टाइम दी मास ऑफ कार्बन 12 एटम होता है। कार्बन 12 एटम के मास को अगर आप 12 से डिवाइड कर दो, या 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम कर लो, तो जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, 1 एएमयू, ठीक है। तो लिखा भी हमने, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो 1 एएमयू कितना हो गया, 1/12 टाइम द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और कार्बन 12 एटम का मास इतना माना जाता है
1.992678 10 की पावर -26 kg। इसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे बच्चों तो आ जाएगा 1.660565 10 की पावर -27 kg। या इसको हम नियरली है ना राउंड ऑफ कर लें तो 1.66 या बहुत जगह पर हम 1.67 10 की पावर -27 kg भी लिख लेते हैं। इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, 1.67 या 1.66 भी लिखते हैं, 1.67 10 की पावर -27 kg भी इसको लिखा जाता है, जिसे मास ऑफ वन प्रोटॉन या मास ऑफ वन न्यूट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, वन न्यूट्रॉन या वन प्रोटॉन का मास भी नियरली इतना ही होता है, इट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटॉन या मास ऑफ वन न्यूट्रॉन भी कह सकते हो बच्चों। ठीक है, तो 1 एमयू बेसिकली न्यूमेरिकली 1.67 10 की पावर -27 kg होता है बच्चों, जो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के नियरली इक्वल होता है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब आप बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल वगैरह करोगे, मास डिफेक्ट के न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है, तो जो भी आपको आंसर मिलेंगे बुक में वो ज्यादातर आंसर किस में मिलेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक बात याद रखना बच्चों के 1 एएमयू किसके बराबर होता है, 931 या 931.5 भी लिखते हैं बहुत सी बुक में, 931 याद कर लो। तो 1 एएमयू किसके बराबर होता है बच्चों, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो मेगा 10 की पावर 6 होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी जूल में भी आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना कि 1 एएमयू 931 एमईवी के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। बाइंडिंग एनर्जी में बात आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो एक छोटी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों। ये आगे जब न्यूमेरिकल वगैरह हम करेंगे तो न्यूमेरिकल में ये चीज आपको दिखेगी बच्चों। ठीक है, तो 1 एमयू 931 एमईवी के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा न्यूक्लियर साइज। ठीक है, तो न्यूक्लियर साइज को हम कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूक्लियर साइज कैसे कैलकुलेट करें और न्यूक्लियर का शेप क्या होता है ना, न्यूक्लियस का शेप क्या होता है। तो ये माना जाता है कि न्यूक्लियस का कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है बच्चों। ठीक है ना, मतलब उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है, जब तक किसी की फिक्स बाउंड्री ना हो तो उसका फिक्स शेप एंड साइज नहीं बता सकते। लेकिन फिर बाद में माना गया कि न्यूक्लियस बहुत एक टाइनी क्या है प्लेस है। माना जाता है ना कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10 की पावर -15, जिसे 1 फर्मी कहते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमने पीछे पढ़ा था बच्चों, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा कि ये माना जाता है कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10 की पावर -15 मीटर होता है, इसे 1 फर्मी कहते हैं। और एटम का जो साइज होता है 10 की पावर -10 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो 10 की पावर -15 मीटर एक बहुत स्मॉल क्या है वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि न्यूक्लियस एक टाइनी ऑब्जेक्ट है, टाइनी प्लेस है। और माना जाता है जो टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं हम उनको क्या मान लेते हैं बच्चों, स्फेरिकल मान लेते हैं। है नहीं, जैसे अगर मैं सपोज इस बोर्ड पर एक डॉट लगा दूं, ठीक है, इस बोर्ड पर अगर मैं एक डॉट लगा दूं छोटा सा, तो डॉट इन जनरल कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, तो माना जाता है कि टाइनी ऑब्जेक्ट, वैसे तो माना जाता है कि न्यूक्लियस का कोई फिक्स शेप में साइज नहीं होता है, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस बहुत टाइनी प्लेस है, इसलिए टाइनी प्लेसेस के शेप को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, स्फेरिकल। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होगा। ठीक है ना, तो फिर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से ये पता लगा कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके मास नंबर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। और इस फैक्ट से आप न्यूक्लियस का साइज मतलब देखो, जैसे हमने कहा कि भाई न्यूक्लियस को हम क्या बोल रहे हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, टाइनी ऑब्जेक्ट स्फेरिकल शेप में होते हैं। और स्फेयर का मेन पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, रेडियस। अगर मुझे न्यूक्लियस की रेडियस पता लग जाए तो रेडियस का डबल कर दूंगा, डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर से उसका क्या पता लग जाएगा बच्चों, साइज पता लग जाएगा। तो इसे साइज ऑफ न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर साइज भी कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो उसके मास नंबर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा लिख देता हूं बच्चों। तो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, एक्सपेरिमेंटली it is observed that
तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वो उस न्यूक्लियस के मास नंबर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दैट इज, मैं वॉल्यूम को V मान लेता हूं बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, A, है ना, जाइए क्या है, मास नंबर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, न्यूक्लियाई है नहीं, X जिसका मास नंबर A, एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, Z है, ठीक है ना। तो A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने कहा देखो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू क्या, A। अच्छा, अब हमने कहा कि वो वॉल्यूम की जब बात आई तो हमें क्या चाहिए, शेप चाहिए। तो जैसे भी मैंने कहा कि ये माना गया कि टाइनी प्लेस है न्यूक्लियाई, तो इसका वॉल्यूम, तो इसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम को ब्रेक करके आप कितना लिख दोगे, 4/3 पाई r क्यूब, है ना। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, A, ठीक बच्चों। तो 4/3 पाई r क्यूब, हमने r जहां पर क्या है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो आप इसको हटाकर ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी में डाल दोगे बच्चों, तो r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू A, और इट कैन बी रिटन एज r इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर कितनी, 1/3, ठीक है। मैंने 4/3 हटाकर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चला गया 4/3, तो आ गया r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू A, तो r इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर कितना बच्चों, 1/3। कहते हैं जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है बच्चों, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा r0, A की पावर कितना, 1/3। जहां पर r0 एक कांस्टेंट है बच्चों, वेयर r0 इज अ कांस्टेंट, जहां पर r0 एक कांस्टेंट है, इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह सकते हो, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो r0 एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एंड इस r0 की वैल्यू होती है बच्चों 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, जिसे आप फर्मी भी कह सकते हैं, है ना। 10⁻⁻15 मीटर को 1 फर्मी भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, और जिस न्यूक्लियस के आप रेडियस कैलकुलेट कर रहे हो उसके लिए क्या चाहिए, उसका मास नंबर चाहिए। जैसे कोई आपसे बोले सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, बोले हाइड्रोजन की रेडियस बता दी, मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की रेडियस बता दीजिए, तो हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है बच्चों, ए होता है 1, तो आप इसको 1 पुट कर दोगे, ए की पावर कितना आ जाएगा, 1/3, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r0। मैंने कहा हाइड्रोजन के लिए आप a1 होता है हाइड्रोजन के लिए, तो ए को 1 पुट कर दोगे, ए की पावर 1/3 1 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू r0 हो जाएगा बच्चों, और r0 कितना हो जाएगा, 1.2 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की रेडियस लगभग कितनी होती है, 1.2 10⁻⁻15 मीटर होती है। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम की तरफ जाओगे बच्चों, तो मास नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा ही, और रेडियस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो इट मींस अगर आप पीरियोडिक टेबल में आगे जाते रहोगे, ठीक है ना, तो मास नंबर बढ़ता रहेगा और एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो इसका अंदर एटम टू एटम या न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई, है ना, मास नंबर बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक बच्चों। तो ये वैल्यू ध्यान करना, इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे दो न्यूक्लियाई का मास नंबर दे देंगे आपको और उनकी रेडियस का रेशियो पूछेंगे, तो ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, r इज इक्वल टू r0 ए की पावर 1/3, ये ऐसे याद कर लीजिए, r इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया। तो इसके हेल्प से आप न्यूक्लियस का साइज निकाल सकते हो बच्चों, इसे नोट कर लो बच्चों, फिर इसके बाद न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है, नोट करना है इसको, ठीक बच्चों, नोट कर लिया होगा। चलो अब बात करते हैं किसकी,
हम न्यूक्लियस की क्या निकालते हैं बच्चों, डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो डेंसिटी क्या होता है इसको समझना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सब लोग जानते हो बच्चों कि किसी की भी डेंसिटी निकालनी है, चाहे वो न्यूक्लियस हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, तो किसी की भी डेंसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, उसका मास चाहिए बच्चों, और क्या चाहिए, उसका वॉल्यूम चाहिए। और वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए कि हमने माने कि न्यूक्लियाई क्या है, स्फेरिकल है, तो उसकी रेडियस चाहिए, और रेडियस का फॉर्मूला आप जान गए। ठीक है, बात करेंगे मास कैसे आएगा। तो डेंसिटी के लिए मुझे चाहिए बच्चों ना, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, सब जानते हैं कि अगर मैं डेंसिटी निकाल रहा हूं तो डेंसिटी के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। डेंसिटी के लिए मुझे चाहिए मास, कि न्यूक्लियस का मास कितना होगा, और न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा। अब ये मास कौन पोजेस करते हैं बच्चों, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन पोजेस करते हैं। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइनली आर नोन एज न्यूक्लियॉन। और अभी जैसे मैंने आपको पीछे 1 ev जब हमने देखा बच्चों, तो हम मानते हैं कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली क्या होता है, सेम होता है, इसे 1 AMU कहते हैं। और जो 1.67 10 की पावर -27 kg के नियरली इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोल दे रहे बच्चों, मतलब न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं। तो अब कुछ देखें, तो मुझे क्या चाहिए, देखो हमने कहा जब न्यूक्लियस के मास का मतलब प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम है, तो मैंने न्यूक्लियॉन्स बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास चलो हम एक पहले क्या करते हैं, न्यूक्लियाई कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, है ना, कंसीडर अ न्यूक्लियाई। वो न्यूक्लियाई कंसीडर कर ले रहे हैं जिसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, जिसकी डेंसिटी निकालने जा रहे हैं। इस न्यूक्लियाई को मैं एक्स मान ले रहा हूं, जिसका मास नंबर मान लीजिए कितना है, ए है, एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, जेड है। तो जैसे हमने कहा ए का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को मास नंबर कहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक न्यूक्लियॉन के मास को m मान लेता हूं बच्चों। अगर मुझे एक न्यूक्लियॉन का मास पता लग जाएगा तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने, ए है। अगर मैं मान लूं कि एक न्यूक्लियॉन का मास m है, तो टोटल न्यूक्लियॉन कितने बच्चों, ए, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन, let mass of let mass of each nucleon mass of each nucleon be m। तो हम मान लेते हैं कि एक है ना, let mass of each nucleon be m। तो एक न्यूक्लियॉन का मास m है और टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने मेरे पास a है बच्चों। तो टोटल मास कितना हो गया न्यूक्लियस का, m इंटू ए। बाकी वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब लिख देंगे। देखिए देयरफॉर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, therefore density of nucleus is रो। कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। मास कितना हो जाएगा, m इंटू ए। एक न्यूक्लियॉन का मास कितना m, और टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने मेरे पास a, तो टोटल मास कितना हो गया m इंटू ए। वॉल्यूम को आप ब्रेक कर लोगे बच्चों, कितना, हमने कहा कि हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप मान रहे हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम सब बच्चे जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक बच्चों, चलिए अब इस r को क्या लिख देंगे, चलिए पहले मैं 3 को ऊपर ले जाता हूं, फिर r की वैल्यू पुट कर दूंगा बच्चों। ये आ जाएगा 3m इंटू ए ओवर 4 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, और जैसे मैंने कहा मैं आपको चेक करा देता हूं बच्चों। अब r को क्या ले सकते हैं हम लोग, r नॉट ए की पावर क्या 1/3। ठीक है, तो मैं r को पुट कर देता हूं, तो फिर हमारे पास डेंसिटी रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3m इंटू ए ओवर 4 पाई, इस r को क्या लिख दोगे, r नॉट ए की पावर 1/3 का बाहर से क्या आ जाएगा क्यूब। ठीक है, इस r की वैल्यू मैंने अभी जो हमने न्यूक्लियस साइज में पढ़ी बच्चों पुट कर दिया, r नॉट ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। ठीक है, कितना रहेगा देखो, अब मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा लिख के कर दे रहा हूं। नहीं तो देखो ए क्यूब से इसका क्यूब रूट चले जाएगा, ए से कैंसिल होगा। लेकिन मैं चलिए एक स्टेप लिख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, कोई बच्चों को ये ना लगे कि मैंने कुछ डायरेक्ट कर दिया बच्चों। ठीक है, देखिए ये क्यूब जो था मैंने
इस पे पुट कर दिया, तो इस पे तो क्यूब आ गया, इसकी 1/3 कैंसिल हो गई, क्यूब से बच्चों पावर 1/3 कैंसिल हो गई, तो ए आ गया। अब ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो रो इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3m ओवर 4 पाई r0 का क्यूब। देखिए ना, ए से कैंसिल आउट हो गया, और ए से कैंसिल होने के बाद हमें ये वैल्यू मिल गई बच्चों, 3m/4 पाई r0 का क्यूब। अच्छा, अब कोई आपसे बोले कि बताइए ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ठीक है, तो चेक करते हैं बच्चों, इसमें कोई वेरिएबल फैक्टर है क्या, चेक करते हैं। देखिए 3 तो कांस्टेंट है, m क्या है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है, और भाई हर न्यूक्लियाई में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तो सेम ही होगा। ठीक है, तो इनका मास सेम है, तो m सेम है सबके लिए, बाकी 4 पाई कांस्टेंट है, और r0 भी एक कांस्टेंट है बच्चों, 1.2 10 की पावर -15 मीटर्स की वैल्यू है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो पूरा फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। तो मींस इसका मतलब डेंसिटी न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस चेंज नहीं होगी, में जो डेंसिटी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की होगी वही डेंसिटी हीलियम के न्यूक्लियस की होगी, वही डेंसिटी लिथियम, बेरिलियम एंड सो ऑन एंड तक चले जाओ पीरियोडिक टेबल में, तो हर न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है बच्चों, सेम। तो इन दो बातों से हमने एक चीज सीखी, क्या कि न्यूक्लियस का साइज तो चेंज होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट न्यूक्लियस का साइज चेंज होगा, हीलियम हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम की तरफ जाओगे तो न्यूक्लियस का साइज ग्रेजुअली बढ़ेगा, लेकिन सबकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मान लो कि 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो बता दिए, तो 1:1, क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो साइज वेरी करेगा लेकिन डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि भाई ये डेंसिटी कितनी होगी, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ना रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था एटम चैप्टर में, कि कहते हैं कि न्यूक्लियस एक डेंस टाइनी प्लेस होता है, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत हाई होती है, तो कितनी होती है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे, वैल्यू हम जानते हैं। ठीक है, चलिए इसको चेक करके देखते हैं कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो रो इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास, 3, ये किसका मास है बच्चों, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास 1 AMU के नियरली इक्वल होता है, जो होता है बच्चों 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ओवर 4 पाई होता है हमारा 3.14 या 22/7 ले सकते हो, आपकी चॉइस है। R0 अभी हमने पढ़ा 1.2 10⁻⁻15 10⁻⁻15 का क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब हो जाएगा, है ना बच्चों। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना कैलकुलेटर से, ठीक है ना, ये वैल्यू याद कर लो, अच्छी बात है। तो ये वैल्यू सॉल्व हुई करीब इतनी आएगी बच्चों, 2.30 10⁻17 kg/m³, जो एक बहुत हाई वैल्यू है बच्चों, 10⁻17 एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे माना जाता है कि लिक्विड, जैसे आप कहते हैं ना वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 10⁻3 kg/m³ होती है, सॉलिड में जाओगे तो 10⁻4 5 6 7 तक चली जाएगी, है ना। लेकिन सोचिए इसकी डेंसिटी कितनी बच्चों, 10⁻17 kg/m³। तो जो भी हम नॉन डेंसिटी, जो भी हम जैसे एलिमेंट या जिसकी डेंसिटी जानते हैं, सबसे मतलब नॉन डेंसिटी में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, न्यूक्लियस की होती है। ठीक है, तो 2.3 इंटू 10⁻17 kg/m³ नियरली ये वैल्यू आएगी आपकी डेंसिटी की, और ये सबके लिए सेम होगी, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, जो भी हो, XYZ, सबकी डेंसिटी क्या होगी बच्चों, सेम। तो याद रखना कि साइज चेंज होगा, डेंसिटी क्या रहेगी, सबकी सेम रहेगी बच्चों। तो आप इसे नोट कर लो बच्चों, इस टॉपिक को मैंने आपको शायद रेडियस वाला, चलो इन दोनों को नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो और उसको भी नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट करना बच्चों। ठीक है, इसको तो शायद आपने नोट कर लिया होगा मे बी, चलो इसको नोट कर लो, डेंसिटी को। ठीक है, चलो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं अपने। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, एक अच्छा टॉपिक है क्या, न्यूक्लियर फोर्स। तो बोले कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है बच्चों, और क्या इसके एडवांटेज है ना। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है
और इसकी क्या एडवांटेज है? तो कहा जाता है कि न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को स्टेबल करके रखती है, पूरे न्यूक्लियस को स्टेबल रखती है। इसका क्या मतलब है? तो सुनो बच्चों, इसको एक बात से समझते हैं। कहते हैं जैसे ना, आप देखो जानते हो कि न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं और क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन्स रहते हैं। रहते बच्चों, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं ना। तो मान लीजिए दो प्रोटॉन है, तो इन दो प्रोटॉन के बीच में क्या लग रही होगी बच्चों? एक रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी। ये प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो कैसी फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स होगी। और ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नहीं होती बच्चों? जितनी डिस्टेंस कम होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी दो चार्ज के बीच में। और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो इसके अंदर ये तो बहुत ही पास है बच्चों, 10⁻⁻15 मीटर, तो एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। अगर प्रोटॉन इतने स्मॉल डिस्टेंस पे रह रहे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए? रिपल्शन होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग रिपल्शन से ये एक दूसरे से क्या हो जाना चाहिए? सेपरेट हो जाना चाहिए। तो इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होने के बाद भी न्यूट्रॉन एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हो रहे? है ना? इसका मतलब इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स ओवरकम कर रही है, और वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होनी चाहिए, है ना? क्योंकि है ना भाई, रिपल्सिव फोर्स को, है ना, अगर इनको बांधना, है ना, हमने कहा प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स होगी जो इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर रही होगी और प्रोटॉन को बांध के रख रही होगी। मिस किस नेचर की होगी? अट्रैक्टिव नेचर की होगी, ठीक ना? तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो इन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है और एक न्यूक्लियर फोर्स भी लग रही है। अभी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैं बता रहा हूं न्यूक्लियर फोर्स, है ना, कि क्या मतलब एडवांटेज है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रही है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या कर रही है? इनको रिपेल कर रही है। और न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रही है बच्चों? इनको अट्रैक्ट कर रही है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से नियरली 100 टाइम क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है, ठीक है? तो अट्रैक्शन रिपल्शन से 100 टाइम क्या है? ज्यादा। तो इजिली अट्रैक्शन क्या करता है? रिपल्शन को ओवरकम कर लेता है, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है अगर न्यूक्लियर फोर्स नहीं होती, अगर न्यूक्लियर फोर्स नहीं होती प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल नहीं होते और एक दूसरे से क्या होते? सेपरेट होकर बाहर आ जाते। तो न्यूक्लियर फोर्स इस, है ना, न्यूक्लियस की फैमिली को बांध के रख रही है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये न्यूक्लियर फोर्स सबके बीच में लग रही है। अभी मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा, ठीक बच्चों? तो कहते हैं अगर न्यूक्लियर फोर्स नहीं होती तो प्रोटॉन का न्यूक्लियस में रहना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स को, कोई आपसे बोले कि डिफाइन कर दीजिए, तो कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होती है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस में रहने वालों को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखती है। द फोर्स विच बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द क्या? न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक बच्चों, तो हमने डेफिनेशन लिखी भी है ऊपर से, देखो क्या लिखा है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। और ये हमेशा, जैसे भी मैंने कहा कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव नेचर की भी हो सकती है बच्चों। रिपल्सिव कब होगी, अट्रैक्टिव कब होगी, इसके बारे में भी इस ग्राफ में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिलहाल तो बांधने के लिए अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो क्या बोलते हैं? इट इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द क्या? न्यूक्लियस। तो वो फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को बांध के रखती है, एक फैमिली को बांध के रखती है ना, ये न्यूक्लियस की फैमिली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब आती है कि न्यूक्लियर फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो हमने कुछ 6 और 7 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना? तो देखिए, तो 1 बाय 1 इन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, मैंने लिखा भी है, चलो पहले इसको मैं बता देता हूं, फिर आप बोर्ड से भी देख लेना। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अभी तक जितनी फोर्स डिस्कवर हुई है नेचर में, जैसे मेन फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और आपका मैग्नेटिक फोर्स, है ना? तो ये कुछ मेजर फोर्सेस के मैंने नाम लिए। तो कहते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, अभी तक नेचर में जितनी भी फोर्स डिस्कवर हुई है, उन सभी फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये न्यूक्लियर फोर्स। तभी सब फोर्स को आसानी से क्या कर ले रही है? ओवरकम कर ले रही है। जैसे
कहते हैं कि इन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, देखो प्रोटॉन चार्ज कैरी करे तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। तो जैसे मैंने कहा जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्शन से 100 टाइम क्या होती है, मोर होती है। और एक फोर्स और लग रही है बच्चों, देखो ये सभी न्यूक्लियॉन्स क्या कर रहे हैं, मास पोजेस कर रहे हैं। मास तो न्यूट्रॉन भी पोजेस कर रहे हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट मास पोजेस करेंगे उनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी होगा। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, उससे करीब 10 की पावर 38 टाइम्स क्या होती है बच्चों, मोर होती है। सोचिए ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उससे करीब 10 की पावर 38 टाइम्स क्या है, मोर है। तो पहली प्रॉपर्टी यही यहां पर भी लिखी होगी बच्चों, देखो कहते हैं ना पहली प्रॉपर्टी के स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन नोन इन द नेचर, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल, मतलब इसमें देखो हमने रेशियो लिखा है कि ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और क्या न्यूक्लियर फोर्स का रेशियो है 1:36:38। मींस जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम मोर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी मोर है, 10 की पावर 38 टाइम्स क्या है, मोर होती है बच्चों, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये आपका क्या होता है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है बच्चों। मतलब ये अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है, लेकिन कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, और इसकी रेंज करीब 2 से 3 फर्मी। मतलब अगर दो न्यूक्लियॉन के बीच की डिस्टेंस 2 से 3 फर्मी के बीच में होगी तभी ये लगेगी और अट्रैक्टिव नेचर की होगी। अगर ये डिस्टेंस 2-3 से बहुत ज्यादा कम हो गई, करीब 0.8 या उससे कम हो गई फर्मी से, तो फिर ये रिपल्सिव हो जाएगी बच्चों। वो चीज ग्राफ में दिख रही है बच्चों, देखो हमने ग्राफ बनाया है बच्चों, ठीक है ना। जैसे देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज ऑपरेटिव अप टू 2 to 3 फर्मी। एफएम का मतलब फर्मी, 10 की पावर -15 मीटर। तो कहते हैं एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है और इसकी रेंज करीब 2 से 3 फर्मी होती है ना, अगर ये अट्रैक्टिव होगी तब। अच्छा, तीसरा पॉइंट है देखो, वेरिंग विद डिस्टेंस एज शोन इन फिगर। ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ये है ना न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस कितना दूर या कितना पास है। जैसे ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी जो MeV में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना भाई। कहते हैं ना कि न्यूक्लियस के बीच में क्या है, इंटरेक्शन है ना, ग्रेविटेशन इंटरेक्शन है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं है लेकिन ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है। और अगर दो है ना मास या चार्ज के बीच में इंटरेक्शन है तो वो क्या पोजेस करते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इंटरेक्शन एनर्जी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस, मतलब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन, कितना सेपरेशन होगा और कितने सेपरेशन पे कितनी एनर्जी पोजेस करेंगे, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया बच्चों, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस पर क्या है बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, 0 से 200 और 0 से -100 के बीच में। और ये क्या है 1 2 3 4, ये क्या है आपका फर्मी में बच्चों, 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, 4 फर्मी। जो डिस्टेंस है वो फर्मी में, इनके बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, मैं इसको लिख देता हूं, इसमें बच्चों ये R है, इसको आप R मान लो, और ये R किस में होगा बच्चों, 10 की पावर -15 मीटर में होगा। 10 की पावर -15 मीटर मतलब 1 फर्मी में होगा, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो देखो ग्राफ क्या दिखा रहे बच्चों, इस ग्राफ को इधर से रीड कर सकते हो, ऐसे ही ऐसे रीड कर सकते हो। चलो हम लोग इसको राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। देखो कहते हैं कि जब, ध्यान देना बच्चों, देखो कहते हैं कि जब दो न्यूक्लियॉन के बीच के डिस्टेंस करीब 4 फर्मी होगी तो फोर्स नियरली क्या रहेगी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। अच्छा एक बात देखना, जो 0 से नीचे वाला जो रीजन है बच्चों वो क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो, या बोलिए जब एनर्जी नेगेटिव होगी तो अट्रैक्शन होगा, जब एनर्जी पॉजिटिव होगी तो रिपल्शन होगा, ठीक है। तो देखिए ये दिखा रहे हैं क्या है कि जब आपका क्या होगा, जो डिस्टेंस है 4 फर्मी के नियरली इक्वल होगी तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और लगभग लगभग इसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो फोर्स भी लगभग लगभग क्या हो जाएगी, 0। मतलब 4 फर्मी से आगे चले जाओगे तो ये वैनिश हो जाएगी फोर्स। तो इसलिए कह रहे हैं 2 से 3 फर्मी के बीच में लगती है। अगर डिस्टेंस 4 फर्मी से आगे हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो इंटरेक्शन भी 0 हो जाएगा, तो मींस ये फोर्स वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी।
अच्छा, अगर हम देखो 4 से अब पीछे को आते हैं, जैसे से आप 4 से किसकी तरफ जा रहे हो बच्चों, 0.8 की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, मिनिमम की तरफ जा रही है बच्चों, देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितने पर है, 0.8 फर्मी। तो मींस अगर आप 4 से 0.8 के बीच में रहोगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और आपकी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर की होगी। और हम क्या चाहेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की हो, हम नहीं चाहेंगे ना न्यूक्लियर फोर्स अगर रिपल्सिव हो गई तब तो क्या होगा, फिर न्यूक्लियस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो मींस इसीलिए कह रहे हैं कि 2 से 3 फर्मी के बीच में बच्चों इसकी रेंज होती है 2 से 3 फर्मी। अगर आप 3 फर्मी से आगे जाओगे, 2 फर्मी से पीछे जाओगे, तो फिर 3 फर्मी से आगे जाने पे फोर्स 0 की तरफ चली जाएगी, और अगर आप 2 फर्मी से पीछे को जाओगे तो फिर फोर्स हल्के हल्के रिपल्सिव नेचर एक्वायर कर लेगी, ठीक है। तो देखो 0.8 फर्मी पर ये क्या होगी बच्चों, है ना, मिनिमम होगी, आर नोट लिख दिया, डिस्टेंस को आर बोल लीजिए, है ना, मतलब कि मिनिमम वैल्यू को आर नोट हमने लिखा है। तो 0.8 फर्मी पर ये फोर्स क्या हो जाएगी, आपकी मिनिमम हो जाएगी। और अगर 0.8 फर्मी से और करीब आ गए क्या, न्यूक्लियॉन्स, तो फिर क्या होगा, ये आपकी जो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और फोर्स क्या हो जाएगी, रिपल्सिव नेचर की हो जाएगी। और अगर फोर्स रिपल्सिव नेचर की हो गई तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रिपल्सिव हो जाएगी, न्यूक्लियर फोर्स भी रिपल्सिव हो जाएगी, दोनों क्या करेंगे, प्रोटॉन्स को बाहर कर देंगे। और न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है, ये न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियस से बाहर कर देंगे, तो फिर आपके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा। तो कंडीशन है, ठीक है, कि जो डिस्टेंस है वो 2 से 3 फर्मी के बीच में होगी तो अच्छा है, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी, नेचर की होगी। अगर 0.8 से नीचे चले जाओगे तो फोर्स रिपल्सिव हो जाएगी और फिर स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियर फोर्स डिस्टेंस पे कैसे वेरी करती है, उसका एक ग्राफ है बच्चों। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस पे क्या करती है, वेरी करती है। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई, और 2 और 3 फर्मी के बीच में ही क्या होती है, ये लाई करती है, उससे आगे और उसके पीछे जाने पर ये फोर्स रिपल्सिव हो जाएगी या फिर जीरो हो जाएगी। फिर पहले मैं पूरी प्रॉपर्टी बता देता हूं, फिर बच्चों उसको नोट डाउन कर लेना। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है ना, कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूट्रॉन्स के बीच में नहीं लग रही है, प्रोटॉन के बीच में लग रही है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रही है, और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रही है, और सबके बीच में लगभग सेम लग रही है, विद द सेम स्ट्रेंथ। तो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं कि इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, दैट इज इट एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन विद द सेम स्ट्रेंथ। सबके बीच में लगेगी और लगभग बराबर लगेगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे आप जानते हो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है या ग्रेविटेशनल फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। सेंट्रल फोर्सेस जैसे दो मास है, सपोज कोई आपसे बोले कि दो मास के बीच में फोर्स लग रही है, तो किस लाइन पर लगेगी, तो हम इनके क्या ज्वाइन करते हैं बच्चों, सेंटर ज्वाइन करते हैं, और बोलते हैं अट्रैक्टिव नेचर की होगी, है नहीं, वो इसको अट्रैक्ट करेगा और वो इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, इसको ये अट्रैक्ट करोगा, इसको ये अट्रैक्ट करोगा। तो ऐसी फोर्स को सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं, जो अलाउंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर लगती है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होती है ना, सेंट्रल फोर्स होती है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स होती है बच्चों, मतलब ये न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग नहीं लगती है। बाकी जो और फोर्सेस आप पढ़ते हो सब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्ज, मास या मैग्नेट बोल लीजिए, लगती है फोर्स लाइन के अलोंग नहीं लगती। इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स, डू नॉट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो लिखा होगा देखो, इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स, दैट इज इट डू नॉट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। तो इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो और फोर्स ये थोड़ा इस नेचर से भी अलग है। फिर कहते हैं बच्चों ये स्पिन डिपेंडेंट होती है, ये फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होती है। स्पिन किसकी, न्यूक्लियॉन्स के स्पिन। अगर दो न्यूक्लियॉन सेम स्पिन में, मतलब क्लॉक स्पिन या एंटी क्लॉक दोनों सेम स्पिन में, तो न्यूक्लियर फोर्स जो सेम स्पिन में न्यूक्लियॉन्स होंगे उनके बीच में ज्यादा लगेगी। और अगर दो न्यूक्लियॉन अपोजिट स्पिन में होंगे तो न्यूक्लियर फोर्स उनके बीच में क्या होगी, कम होगी। जैसे दो प्रोटॉन है सेम स्पिन में, क्लॉक क्लॉक या एंटी क्लॉक मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स कम होगी। दो प्रोटॉन का पेयर एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक स्पिन कर रहे हैं, तो उनके बीच में फोर्स एज कंपेयर टू सेम वालों से कम होगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इट इज स्पिन डिपेंडेंट, दैट इज इट इज स्ट्रॉन्गर व्हेन टू न्यूक्लियॉन्स
having parallel spin and becomes less when they are in anti parallel spin। तो सेम स्पिन में ज्यादा और अपोजिट स्पिन में ये फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ये कुछ बातें, इसको नोट कर लो बच्चों, अच्छा टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये हटा देता हूं बच्चों, ये तो मैंने वैसे बताया आपको, सेंट्रल फोर्स के लिए बताया। ठीक है ना। चलो बच्चों, अब बात करते हैं किसकी, हम मास डिफेक्ट की बात करते हैं बच्चों, कि मास डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझना कि मास डिफेक्ट क्या होता है, क्योंकि हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है वो मास डिफेक्ट से आपको समझ में आएगा। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, समझना बच्चों, इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने कहा कि भाई न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है बच्चों, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मिलकर न्यूक्लियस बनता है। तो मान लीजिए कुछ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, जैसे मान लो एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, मान लो फिर एक न्यूट्रॉन है, फिर एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब ये फ्री स्टेट में है, किसे बच्चों, ये फ्री स्टेट में है। और जब कोई पार्टिकल फ्री स्टेट में होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करता है और क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी भी पोजेस करता है, ठीक है ना। तो अभी इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी और इंटरेक्शन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब मान लीजिए क्या होता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर, है ना, अब ये फ्री स्टेट में थे और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस फॉर्म कर लेते हैं, है नी। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस फॉर्म कर लेते हैं। मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं, ठीक है। तो इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने मिलकर एक न्यूक्लियस फॉर्म कर लिया। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप कितने ऐसे, मैं ऐसे बना रहा हूं रफली, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने मान लो आप, ठीक है। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में थे और इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने मिलकर क्या कर दिया, कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस बना लिया। तो कहते हैं कि जब न्यूक्लियस बनता है तो क्या रिलीज होती है बच्चों, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, ठीक है, क्या हो गया, फिर समझ लो, मैंने क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में थे, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने मिलकर क्या कर दिया, एक न्यूक्लियस फॉर्म कर लिया। और जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो कुछ एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। तो बच्चों बोले एनर्जी कहां से आई, ये एनर्जी कहां से आई। जैसे आप आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट समझते हो ना बच्चों, एक आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट समझते हो, E इज इक्वल टू क्या, m इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई एनर्जी बन रही है तो कोई ना कोई मास होता है जो एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट हो रहा होगा। कोई ना कोई मास होगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, तभी क्या फॉर्म हुई होगी, एनर्जी फॉर्म हुई होगी। तो ये मास कहां से आया बच्चों, ये मास कहां से आया, तो इसका मतलब जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो कुछ मास एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का उतना मास कम हो गया, ऐसे बोल लीजिए। देखिए ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मिलकर एक न्यूक्लियस बना ले रहे, और जब न्यूक्लियस बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। और एनर्जी अगर रिलीज हुई है तो इसका मतलब ये कोई ना कोई मास है जो एनर्जी में क्या हुआ होगा, कन्वर्ट हुआ होगा। तो मास कहां से आया, तो एक्स्ट्रा मास कहां से आया, है ना। तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा मास, न्यूक्लियस जब फॉर्म हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा मास एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और वो जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ उतने अमाउंट से न्यूक्लियस का मास क्या हो गया, डिक्रीज। भाई न्यूक्लियस का मास डिक्रीज हुआ होगा तभी तो कुछ मास बचा होगा, और वो मास एनर्जी में क्या हुआ होगा, कन्वर्ट हुआ होगा। तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग में कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, इसका मतलब न्यूक्लियस का मास क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया, है ना। और उसी डिक्रीज मास को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। और वही मास डिफेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और इसी एनर्जी को बाद में हम क्या बोल देंगे, बाइंडिंग एनर्जी बच्चों। जब न्यूक्लियस बाइंड हुआ तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग बाइंडिंग, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या बोलेंगे बच्चों, तो बेसिकली मास इफेक्ट क्या हुआ,
ये फ्री स्टेट में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास, मतलब देखो ना, अगर आप इस मास में से इस मास को माइनस कर दो तो वो जो बाकी मास बचा किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आप मास डिवाइड को क्या बोलोगे, तो किसका डिफरेंस है बच्चों, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास और न्यूक्लियस के मास का क्या है बताओ ना, इस मास में ये माइनस मास कर दो तो ये मास आ गया जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ masses of nucleons which form the क्या nucleus and the mass of the nucleus। ठीक है ना बच्चों, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि मास डिफेक्ट क्या हुआ, लिखते हैं therefore मास डिफेक्ट, इसको कैलकुलेट भी करेंगे बच्चों, therefore मास डिफेक्ट, therefore mass defect is the difference between mass defect is the difference between the masses of nucleons which masses of nucleons which form a nuclei which form a nucleus and which form a nucleus and form a nucleus and mass of nucleus। ठीक बच्चों, तो ये हुआ बेसिकली मास डिफेक्ट। ठीक है, उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जो न्यूक्लियस को फॉर्म कर रहे हैं माइनस जब न्यूक्लियस फॉर्म हो गया तो उसका जो मास है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियस मैंने गलत लिख दिया बच्चों, स्पेलिंग न्यूक्लियस। ठीक है, तो दिस मास माइनस दिस मास नोन एज मास डिफेक्ट। ठीक बच्चों, चलो इस मास डिफेक्ट को हम, और यही मास क्या हो गया बच्चों, है ना, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। मतलब जब न्यूक्लियस बाइंड हुआ तो जो एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग बाइंडिंग उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसीलिए हम पहले मास डिफेक्ट पढ़ रहे हैं कि हमें बाइंडिंग एनर्जी के लिए वो मास चाहिए जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो इस मास डिफेक्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक न्यूक्लियाई मान लेते हैं। देखो हमें क्या चाहिए बच्चों, मास डिफेक्ट निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए, फिर एक प्रोटॉन का मास चाहिए, मतलब फ्री स्टेट में एक प्रोटॉन का मास चाहिए, फ्री स्टेट में एक न्यूट्रॉन का मास चाहिए, और फिर मुझे किसका मास चाहिए बच्चों, न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई फॉर्म हो उसका मास चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए कुछ चीजें लेट कर लेते हैं बच्चों ना, जल्दी से कुछ चीज लेट कर लेते हैं। तो कंसीडर अ न्यूक्लियाई, अब इस मास डिफेक्ट को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं। कंसीडर अ न्यूक्लियाई, तो हम एक न्यूक्लियाई कंसीडर कर लेते हैं बच्चों X, जिसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है, Z है। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए बच्चों, A हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए Z, और न्यूट्रॉन कितने हो गए A माइनस Z। अभी हमने आइसोटोन में भी बात करी। अब मुझे तीन मासेस चाहिए, एक न्यूट्रॉन का मास चाहिए फ्री स्टेट में, एक प्रोटॉन का मास चाहिए, और फिर किसका मास चाहिए, न्यूक्लियाई। लेट, अब हम मान लेते हैं लेट मास ऑफ ईच प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का मास, लेट मास ऑफ ईच प्रोटॉन इज इक्वल्स टू mp, मास ऑफ प्रोटॉन। फिर ऐसे ही मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन कितना, mn, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज m कैपिटल N। देखो ये स्मॉल n मैंने बच्चों न्यूक्लियस के लिए सॉरी न्यूट्रॉन के लिए लिखा है, और न्यूक्लियस के लिए कैपिटल N लिखा है, प्रोटॉन का मास mp है। ठीक बच्चों, अब आपके पास देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है, उनके मासेस भी है, न्यूक्लियस का मास भी है, तो अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर,
ठीक है, ये इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, इधर देख रहे हैं आपका ना, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन देयरफॉर मास डिफेक्ट, देयरफॉर मास डिफेक्ट इज मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। क्या चाहिए मुझे? प्रोटॉन्स का मास चाहिए कि टोटल कितने प्रोटॉन्स थे। तो मेरे पास कितने प्रोटॉन है बच्चों? जेड। एक प्रोटॉन का मास कितना है? एमपी। तो एक का मास एमपी, टोटल जेड प्रोटॉन है तो जेड इंटू एमपी। तो ये किसका मास आ गया बच्चों? प्रोटॉन्स का मास आ गया। अब मुझे चाहिए न्यूट्रॉन का मास, तो न्यूट्रॉन कितने जाएंगे? ए में से जेड क्या कर दोगे? माइनस। ए का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो उसमें से प्रोटॉन हटा दीजिए, क्या बचेंगे? न्यूट्रॉन। और एक न्यूट्रॉन का मास कितना? mn। ठीक है, माइनस क्या बच्चों? न्यूक्लियस का मास। सही है, सो दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है ना, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास। और यही मास किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? वो एनर्जी जो रिलीज हुई ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्या? न्यूक्लियस से बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो आप चलो इस मास इफेक्ट को नोट कर लो बच्चों जल्दी से, है ना, फिर आगे की बात करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया मास डिफेक्ट। चलिए अब मास डिफेक्ट के बाद एक छोटा सा एक टॉपिक और है बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन। समझिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन के बाद हम किसकी बात करेंगे? दिस एनर्जी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, चलो तो एक बात कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन इसे शॉर्टकट में पीएफ भी कहते हैं बच्चों। तो पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली मास डिफेक्ट और मास नंबर के रेशियो को बोलते हैं बच्चों। तो कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, इसको शॉर्टकट में हम पीएफ लिख दे रहे हैं बच्चों, पी डॉट एफ। पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? मास डिफेक्ट, जो भी हमने पीछे कैलकुलेट किया, मास डिफेक्ट, इसको लिखते हैं मास डिफेक्ट पैकिंग फ्रैक्शन। किसका रेशियो है बच्चों? मास डिफेक्ट का, मास डिफेक्ट एंड मास नंबर। मतलब आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, मास डिफेक्ट पर यूनिट मास नंबर। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मास डिफेक्ट और मास नंबर के रेशियो हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और इस पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू देखकर हम बता सकते हैं कि न्यूक्लिया स्टेबल है कि अनस्टेबल है। मास डिफेक्ट को आप क्या लिखते हो बच्चों? डेल्टा एम। मास नंबर को क्या लिख रहे हो? ए। ठीक है ना, तो ये डेल्टा एम और ए का क्या होता है बच्चों? रेशियो होता है। ठीक है, अब दो बातें पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में ध्यान करिए। कहते हैं अगर पैकिंग फ्रैक्शन, अगर आपका पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ, अगर आपका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है बच्चों? अगर पॉजिटिव है, इज पॉजिटिव, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, इफ पैकिंग फ्रैक्शन इज पॉजिटिव, इफ पीएफ is positive, then the nucleus is unstable। तो न्यूक्लियस क्या होता है आपका? अनस्टेबल रहेगा बच्चों। और इस केस में जो मास नंबर होगा वो आपका 20 से लेस होगा, 200 से क्या होगा बच्चों? मोर होगा। इस केस में जो मास नंबर होगा इट इज लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन 200। ठीक है ना, तो अगर कहते हैं कि क्या होता है, अगर मास नंबर 20 से लेस है, अभी हम बाइंडिंग एनर्जी कर पढ़ेंगे, ये बात बाइंडिंग एनर्जी कर में भी देखेंगे बच्चों,
या मास नंबर 200 से मोर है, तो इस केस में पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा तो न्यूक्लियाई क्या होगा, अनस्टेबल होगा बच्चों। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि वैल्यू आ जाए कि अगर मास नंबर 200 से मोर है तो बताइए पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, और स्टेबल होगा कि न्यूक्लियाई अनस्टेबल। तो ध्यान करना, अगर 2 है ना 20 से लेस और 200 से मोर है तो पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा और न्यूक्लियाई क्या होगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। फिर अगर कहते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन, इफ पैकिंग फ्रैक्शन इज पॉजिटिव, अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस ने कुछ एनर्जी रिलीज की है, और एनर्जी रिलीज करके न्यूक्लियाई क्या हो गया, स्टेबल हो गया। देन इस केस में देन द न्यूक्लियस इज, तो इस केस में जो न्यूक्लियस होगा आपका स्टेबल होगा, न्यूक्लियस स्टेबल या रिमेन स्टेबल, है ना। तो न्यूक्लियस इस केस में स्टेबल रहेगा, और इस केस में जो मास नंबर होगा बच्चों वो 20 और 200 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक ना, या इसको ऐसे वाइस वर्सा कह सकते हैं कि अगर मास नंबर 20 या 200 के बीच में लाई करेगा तो न्यूक्लियाई क्या होगा, स्टेबल होगा, और पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। इसका मतलब न्यूक्लियाई ने कुछ एनर्जी क्या की है, रिलीज की है, और एनर्जी रिलीज होकर वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक बच्चों, तो एक छोटा टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन, इसको भी ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल ये मास डिफेक्ट ओवर मास नंबर का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक बच्चों, तो दो बातें थोड़ी ध्यान करिएगा। चलिए बात करते हैं किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की। ठीक है बच्चों, अब बाइंडिंग एनर्जी की बात कर लेते हैं। चलिए इधर ही लिख देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अभी देखो आपने मास डिफेक्ट में मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं बच्चों, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमको। ए इज ग्रेटर देन सॉरी 200। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो जैसे भी आपने मास डिफेक्ट में देखा बच्चों में, चलिए एक बार है ना फिर पिछली शीट में चलते हैं। तो हमने क्या बोला मास डिफेक्ट में बच्चों, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। देखो हमने कहा कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है ना, तो वो कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, पजेस करते हैं, और जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर क्या करते हैं, एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, या आप कह लीजिए मास, एनर्जी के फॉर्म में मास रिलीज हो जाता है। कोई ना कोई मास होगा जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो आप ये बोल लीजिए कि क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है या मास रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि मास रिड्यूस होने से एनर्जी फॉर्म होगी, E इक्वल टू MC स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो यही बेसिकली वो एनर्जी है ना, जो न्यूक्लियस बनने के टाइम पर क्या हो रही है, रिलीज हो जा रही है, और इस एनर्जी के रिलीज होने से न्यूक्लियस क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। तो आप बाइंडिंग एनर्जी को डिफरेंट तरीके से कह सकते हो। एक तो आप ये कह सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को बाइंड करके रख रही है, क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज नहीं होती तो क्या होते, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है ना, और अनस्टेबल होता कभी भी ब्रेक हो जाता। तो इस एनर्जी के हेल्प से, है ना, मतलब ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी के रिलीज होने के हेल्प से न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस बाइंड हो जा रहे हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को बाइंड करके रख रही है ना, बांध के रख रही है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो बच्चों, अगर इतनी एनर्जी हम वापस दे दें, अगर ना हम न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी वापस दे दें, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस में आ जाएंगे, फ्री स्टेट में आ जाएंगे। तो आप इसको एक तरीके से और भी कह सकते हो कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम ईच अदर्स इंटरेक्शन। क्योंकि अगर आप इतनी एनर्जी वापस दे दोगे न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस इस एनर्जी से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से क्या रहेंगे, फिर फ्री स्टेट में चले जाएंगे, न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा और वापस ऐसे स्टेज आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये एनर्जी के हेल्प से हम न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक दूसरे के इंटरेक्शन से दूर कर सकते हैं। तो मैं एक बार लास्ट टाइम बोल दे रहा हूं, तो बाइंडिंग एनर्जी को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो बच्चों, कि इट इज द एनर्जी विच बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और इट इज आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम ईच अदर्स इंटरेक्शन। और वो एनर्जी किससे आ रही है, तो देखिए, ठीक है, तो जब न्यूक्लियस बन रहा है तो इतना मास रिलीज हो रहा है, और यही मास किस में कन्वर्ट हो जा रहा है,
एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो मास तो आपको पता है, इसको सी स्क्वायर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो वी गेट दी क्या, बाइंडिंग एनर्जी। चलिए पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं जो मैंने बोला, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बच्चों ना, बाइंडिंग एनर्जी, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत से टॉपिक डिलीट हो गए। पहले रेडियो एक्टिविटी एक टॉपिक था, तो रेडियो एक्टिविटी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब रेडियो एक्टिविटी हट गया है इस चैप्टर से, तो फिर आपके अब क्वेश्चन जो भी है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इन्हीं पे बेस पूछे जाते हैं बच्चों, मास डिफेक्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े मास के लिए इन्हीं को पढ़िए, बाकी न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी वगैरह छोटे मार्क्स के लिए पढ़िए। तो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो मैंने अभी बाइंडिंग एनर्जी की दो तरीके से आपको डेफिनेशन बताई, तो मैं लिख दे रहा हूं, वो क्या बोलते हैं, इट इज द एनर्जी, it is the energy which bind the nucleus, which bind the nucleons, which bind the, मैंने कहा था न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कंबाइनली क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो बोलते इट इज द एनर्जी, लिखना भूल गया बच्चों मैं, सॉरी, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी विच, एक सेकेंड करेक्ट कर देता हूं मैं, इट इज द एनर्जी विच बाइंड द न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो वो एनर्जी जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस को क्या कर रही है, बांध के रख रही है, न्यूक्लियस को स्टेबल कर रही है, ठीक है। मतलब इतनी एनर्जी रिलीज कर न्यूक्लियस क्या हो रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। या इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, क्या बोलते हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, और इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस, टू सेपरेट द न्यूक्लियंस from each other's interaction, from each other's interaction, या न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, from each other's interaction, ठीक बच्चों। तो आप इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द एनर्जी विच बाइंड द न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस, और इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस फ्रॉम ईच अदर्स इंटरेक्शन। बाकी इस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करोगे बच्चों, तो हमने कहा कि भाई एनर्जी के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। और वो मास कौन सा मास है, ये, क्योंकि जब न्यूक्लियस बन रहा है तो इतना मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, और वही मास एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, हम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस लगा देंगे इसके लिए, इस मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूमेरिकली बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी को बीई लिख दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, मास डिफेक्ट इनटू क्या, सी स्क्वायर, ठीक है। और देखो बच्चों, न्यूमेरिकल और थ्योरी में थोड़ा डिफरेंसेस है। थ्योरेटिकली तो हम E इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिख रहे हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लिख रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह में जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के आंसर्स एमईवी में दिए होंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए होंगे। और मैंने आपको पीछे बताया था बच्चों चैप्टर के स्टार्टिंग में कि 1 एएमयू में 931 एमईवी या 931.5 एमईवी होता है। तो जब न्यूमेरिकल करोगे तो फिर आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई मत करना बच्चों, अगर आप आंसर को एमईवी में लिखना चाहते हो तो सीधे आप डेल्टा एम को 931 एमईवी से मल्टीप्लाई कर देना, तो सीधे आपका आंसर एमईवी में आ जाएगा, फिर सी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अभी हम, है ना, थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं तो हम सी स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, डेल्टा एम कितना था हमारा, क्या था, प्रोटॉन्स का मास प्लस क्या था, न्यूट्रॉन का मास, ए माइनस जेड इंटू एम एन, माइनस न्यूक्लियाई का मास एम एन, ये था ना बच्चों। देखो इधर मास डिफेक्ट, प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास फ्री स्टेट में, और फिर
जब वो न्यूक्लियस फॉर्म कर ले रहे तो न्यूक्लियस का मास इनटू क्या, c²। तो दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा न्यूमेरिकल में आप c² की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर 931 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधे मास डिफेक्ट को, तो हमारा आंसर MeV में आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड क्या, बाइंडिंग एनर्जी। समझ रहे बच्चों? तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन भी हो गई और बाइंडिंग एनर्जी का एक्स भी हो गया। अच्छा, अगर न्यूमेरिक एग्जाम में आए कि बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन बता दिए, तो यहां पर देखो हमने सीधे बच्चों ये स्टेप यूज कर लिया, क्योंकि अभी आपने देखा कि जस्ट आपने स्टेप लिखा था। अगर आएगे है ना बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन बता दिए, तो पहले आप मास इफेक्ट कैलकुलेट करोगे, इतना लिखोगे जैसे हमने लिखा था ना। तो मैंने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सीधे डेल्टा एम इंटू c² मत करना, पहले बच्चों डेल्टा एम ऐसे कंसिडर करके ऐसे निकाल लेना और फिर उसको c² से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। सीधे डेल्टा एम फिर बोलोगे कहां से आ गया, तो वो प्रोसेस दिखा देना आप। अभी हमने पीछे लिखा ही है, तो मैंने वो डायरेक्ट वहां से वैल्यू इधर पुट कर दी। तो दिस इज कॉल्ड क्या, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकली बच्चे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। चलिए, तो गई बाइंडिंग एनर्जी। अब आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जैसे हमने पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा, ये मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है, तो ऐसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना। देखो ये तो टोटल एनर्जी है ना, जो टोटल न्यूक्लियंस को बाइंड कर रही है। तो एक न्यूक्लियंस के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसको बाइंड करने के लिए, तो उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में क्या करेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब मास नंबर से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड। ठीक है, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर आप इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे न्यूमेरिकल में ज्यादातर आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पूछते हैं, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा पूछते। तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, मास नंबर के बराबर। तो आपने इसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब ए से क्या कर देना है, डिवाइड। सो दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सवेरे बच्चों, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी, है ना। बड़े टॉपिक में अब यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो इस चैप्टर में छोटे टॉपिक है। ठीक है, तो आई थिंक आपको मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी सब क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलो इतना नोट कर लो, बाइंडिंग एनर्जी तो आपने नोट कर लिया था ना, मैंने आपको पीछे नोट करा दिया था ना। हाँ, ये नोट कर लिया था आपने, पहले से नोट कर लो। फिर इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी कर्व और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ना। वो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कहा जाए, मतलब जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है, नहीं तो पहले तो रेडिएटिविटी पे क्वेश्चन ज्यादा आते थे, लेकिन जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इस चैप्टर में माने जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों, प्लॉट करने को आता है। ठीक है, उस पर इंपॉर्टेंस पूछी जाती है उसकी। चलो पहले आप इसे नोट करो, फिर बाइंडिंग एनर्जी कर्व में चलेंगे। इसे नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों। चलो बात कर लेते हैं बच्चों बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमने पहले से ही बनाया टाइम सेविंग करने के लिए, ठीक है ना। सो ये है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहा जाता है इसको। ये कर्व किसके बीच में, पहले दो एक्सिस के बारे में समझ लीजिए। ये कर्व ऐसा कैसे है ना वेरी कर रहा है, मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लिखा है बच्चों, हमने मास नंबर, जैसे आप ए से लिखते हो, और ये मास नंबर 0 से हमने कितना 250 तक लिखा है। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा कि जब मास नंबर 20 से लेस होता है, तो 20 से लेस या 200 से मोर होता है, तो आपका जो क्या होता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। और जब आपका मास नंबर 20 और 200 के बीच में लाई करता है, तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। वो बात इस कर्व में आपको दिखेगी बच्चों। तो देखो, हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किसको लिया है, मास नंबर 0 से 250, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिया है बच्चों, हमने इधर लिखा है देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो किसमें है बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो न्यूक्लियन लिखा है बच्चों, मैं थोड़ा स्पेस की, तो न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन MeV। और ये बाइंडिंग एनर्जी 0 से किसके बीच में है बच्चों, 10 MeV तक गई है। ठीक ना। मैक्सिमम होती है आपकी किसके लिए, आयरन के लिए, जो होती है 8.8। तो मैक्सिमम आयरन तक होती है, इसलिए हमने 8.8 मैक्सिमम एनर्जी होती है, हमने 10 तक उसको लिखा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए लिखा गया है। ठीक है ना, ठीक है, बात तो समझ गए। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व किसके बीच में, मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, अब बाकी आपको कर्व दिख रहा होगा बच्चों, देखो ये
हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ है बच्चों, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटीरियम से स्टार्ट हुआ है, और एक कर्व कहां तक गया है, यूरेनियम 238, यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, उसमें हमने कौन सा आइसोटोप लिया, 238 आइसोटोप है। ठीक है, तो देखो ये अब बाकी तो कर्व कैसे चल रहा है, मैं देखो कर्व हमेशा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे प्लॉट किए जाते हैं, तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के वेरिएशन को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया और ये ग्राफ प्लॉट किया गया। तो इस ग्राफ में आप इनिशियली देख रहे होगे बच्चों कि इनिशियली देखिए एक शार्प इंक्रीज दिख रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में, कहां से कहां तक, हाइड्रोजन से हीलियम तक एक शार्प इंक्रीज है, दिख रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी शार्पली इंक्रीज हो रही है हाइड्रोजन से हीलियम के बीच में, फिर हीलियम से लिथियम के बीच में बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। फिर थोड़ा सा स्पेक्स आ रहे ना, अरे देखो नीचे जा रही है फिर ऊपर, ऐसा ऐसा ऐसा, तो कब तक, ऑक्सीजन तक थोड़ा सा आपको स्पाइक्स जैसे दिख रहे हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन दिख रहा है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। फिर उसके बाद तो हमने कहा था देखो बच्चों कितने से, 0 से लेकर 20, मास नंबर 0 से 20 के बीच में क्या होता है, देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है, और अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है तो इसका मतलब कम एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी अगर कम रिलीज होगी तो न्यूक्लियाई क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। देखो क्या होगा ना, कहते हैं कि जितनी ज्यादा एनर्जी न्यूक्लियाई क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करेगा। बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो न्यूक्लियाई बनने के टाइम पे रिलीज हो रही है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी है ना, उतना क्या होगा, न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम रहेगी और वह क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है तो इसका मतलब न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है, और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है, क्योंकि वो इसके अंदर ज्यादा एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी बच्चों, वो एनर्जी जो न्यूक्लियस के बनने के टाइम पे रिलीज हो रही है। तो हम क्या चाहेंगे कि स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। ठीक है, तो जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा, एनर्जी कम रिलीज होगी तो अनस्टेबल होगा। तो देखो 0 से 20 के बीच में बच्चों दिख रहा होगा आपको, है ना, 0 से 20 तक बाइंडिंग एनर्जी क्या है बच्चों, कम है एज कंपेयर टू अदर। देखो बीच में बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो 0 से लेके 20 तक बाइंडिंग एनर्जी कम है, कम होने की वजह से क्या है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अब देखो 18, 20 हमने मार्क नहीं किया है, 18 के बाद देखो सल्फर आयरन, देखो सल्फर से आयरन के बीच में एनर्जी बढ़ रही है, और आयरन पर जाकर ये एनर्जी मैक्सिमम लिखा है ना, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी इस पॉइंट पर है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो है 8.8 MeV पर न्यूक्लियन। ठीक है ना, तो आयरन के केस में आपका बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है 8.8 MeV, है ना। और इसीलिए आयरन क्या है, सबसे स्टेबल अमंग दीज, आयरन सबसे क्या है, स्टेबल न्यूक्लियाई है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या कर रहा है, उसके फॉर्मेशन के टाइम पर रिलीज हो रही है। फिर उसके बाद थोड़ी एनर्जी देखो बच्चों डिक्रीज हो रही है, फिर एंडिंग में जाकर देखो हमने कहा 200 के बाद देखो एनर्जी का फॉल आने लग गया। फिर तो 200 के बाद एनर्जी दोबारा क्या होगी, डिक्रीज होने लगी, और एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो फिर आपका न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कहां से कहां तक, 20 से 200 के बीच में देखो बच्चों, है ना, 20 से 200 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इस पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा है। तो इसके अंदर कितना, 20 से 200 के बीच में जो भी न्यूक्लियस जिनका मास नंबर 20 और 200 के बीच में लाई कर रहा होगा वो स्टेबल होंगे, और उससे नीचे और उससे नीचे 20 से नीचे और 200 से नीचे अगेन क्या आने लगेगी, अनस्टेबल हो जाएंगे न्यूक्लियाई। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ना, आपने बच्चों इसका प्रैक्टिस करनी है बनाने की, इसको ऐसे प्रैक्टिस करिएगा। देखो इसमें हमने कितने रोज, एक मैट्रिक्स जैसे आपको दिख रही होगी 5 क्या है आपके रोज है, और ऐसे 10 कॉलम्स है, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और देखो जैसे इतने एलिमेंट लिखे गए हैं, जैसे आप कोशिश करिए कि हर एलिमेंट आपको याद है तो अच्छी बात है, और एक आध एलिमेंट जैसे आपका आयरन का मोस्ट स्टेबल वाला आप याद रखना, उसको दिखाइएगा। बाकी एक आध आप छूट भी जाएगा आपसे नाम, बाकी मैं नाम आप सब जानते हैं, इनके केमिकल फॉर्मूले आई क्या है, MC क्या है, Fe क्या है, मैं उसमें नाम नहीं बोल रहा हूँ, वो आप लोग जानते हो, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हर नाम याद रहे, है ना, और एक आध नाम स्किप भी कर दोगे चलेगा, लेकिन कुछ स्टार्टिंग से बीच का आयरन आपने लिखना होगा जरूरी, यूरेनियम 238 दिखाना होगा, हाइड्रोजन हीलियम स्टार्टिंग के याद रखिए, एक आध नाम स्किप कर देंगे चलेगा, है ना। हर चीज इतनी आसान नहीं होती बच्चों को याद करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है बच्चों, कर्व है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, बनाने की प्रैक्टिस करिए, और मेनली याद रखिए कि 20 से नीचे बाइंडिंग एनर्जी लो होनी चाहिए, और 200 के बाद बाइंडिंग एनर्जी लो होनी चाहिए, 20 और 200 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू अदर। इसका याद रखेंगे
तो फिर कर्व आप आसानी से बना पाओगे। मेन है इसका बाइंडिंग एनर्जी का वेरिएशन क्या है। ठीक बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें, एक तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व प्लॉट कर दीजिए, तो आपने कर्व बनाना होगा और इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, राइट एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो इसकी दो इंपॉर्टेंस न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। चलिए इसको बाद डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, या पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर मैं बाकी इसकी दो इंपॉर्टेंस बता रहा हूं बच्चों। पहले इसका नोट कर लो, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों इस कर्व को। ठीक है, अब आता है इसकी बच्चों बाइंडिंग एनर्जी कर्व की दो इंपॉर्टेंस, हमने लिखी भी इंपॉर्टेंस, है ना। एक क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है। तो इस बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन को भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। न्यूक्लियर फ्यूजन जानते हो, फ्यूजन जानते हो, अब इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन को भी डिस्कस करेंगे। जब एक हैवी न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और जब दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेते हैं, है ना, तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इतना आप लोग जान रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन आपने, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पहले, या अपने छोटे क्लासेस में भी फ्यूजन फ्यूजन बताया जाता है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन का क्या होता है। देखो इस कर्व को आप बच्चों दो तरीके से पढ़ोगे। एक बार आप कर्व के लेफ्ट से अगर आप मिडिल रीजन की तरफ जाओ, अगर आप देखो इस कर्व में अगर आप लेफ्ट से मिडिल रीजन की तरफ जाते हो, मैं लेफ्ट से राइट तक नहीं जा रहा हूं, पहले एक बार लेफ्ट से मिडिल में जाना है आपने, फिर एक बार राइट से मिड जाना है। मतलब कर्व के ऐसे पढ़ना है, एक बार लेफ्ट से मिड की तरफ जाना है, एक बार, मतलब आपने इस कर्व को इस तरीके से पढ़ना है बच्चों। मैं दो एरो ड्रॉ करते रहूं। पहले हम लेफ्ट से किसकी तरफ जा रहे हैं बच्चों, मिडिल की तरफ जाएंगे एक बार, फिर एक बार राइट से मिडिल की तरफ आएंगे। मतलब एंड टू एंड नहीं पढ़ेंगे कर्व को। तो देखो अगर हम क्या करें बच्चों, अगर मैं, देखो अगर मैं इस ग्राफ के लेफ्ट से मिडिल रीजन की तरफ जाता हूं, तो देखो अगर आप लेफ्ट से मिड की तरफ देखो, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी बड़ी है ना बच्चों, है ना। अगर आप लेफ्ट रीजन को देखो और मिड रीजन को देखो, तो लेफ्ट से मिडिल की तरफ बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी है, और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो अगर हम लेफ्ट से मिडिल की तरफ जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो रही है, चलिए ठीक है। एक चीज और देखो बच्चों, अगर आप लेफ्ट से मिडिल की तरफ जा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, मास नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, मास नंबर बढ़ रहा है। तो क्या किसी न्यूक्लियस का मास नंबर कैसे बढ़ेगा, क्या हम बाहर से किसी न्यूक्लियस में, मान लो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम हो रहे तो मैं बाहर से डाल दूंगा, मैं कहूंगा दो न्यूट्रॉन की कमी आ रही है तो मैं उठा के दो न्यूट्रॉन डाल दूं, क्या न्यूक्लियस तक हमारी रीच है बच्चों, नहीं। तो अगर मास नंबर बढ़ रहे, मतलब मास नंबर बढ़ने का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां से आ रहे होंगे, क्या न्यूक्लियस को बाहर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल रहे होंगे, ऐसा पॉसिबल है, नहीं। ये तभी पॉसिबल है बच्चों कि दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर अगर क्या बना ले, मर्ज हो जाए और एक बड़ा न्यूक्लियाई बना ले। तो जब दो न्यूक्लियाई मर्ज होंगे तो उनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्या बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएगा, मास नंबर बढ़ जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट से मिडिल की तरफ जाएं तो ये दिखा रहे हैं कि मास नंबर बढ़ रहा है और एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और आप जानते हैं कि जब दो न्यूक्लियाई मिलते हैं, मिलकर एक नया न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी मास के फॉर्म में। तो यहां पर ये दोनों बातें आ रही है। देखो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब ज्यादा एनर्जी का रिलीज होना, और मास नंबर बढ़ने का मतलब दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं। तो अगर दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं और क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फिर बात मैंने क्या बोला, फिर लास्ट टाइम बोल दे रहा हूं। अगर हम लेफ्ट से मिडिल की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट से मिडिल की तरफ आप देख रहे हो कि क्या हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब एनर्जी का रिलीज होना, क्योंकि कौन सी एनर्जी है, जो न्यूक्लियस के बनने के टाइम पे रिलीज होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब एनर्जी का रिलीज होना। और एक चीज और बढ़ रही है बच्चों, मास नंबर ही बढ़ रहे हैं। तो मास नंबर बढ़ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन को, कि दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे होंगे, उससे मास नंबर बढ़ जा रहा होगा, एनर्जी रिलीज हो जा रही होगी। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये न्यूक्लियर फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख दो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर हम किससे किसकी तरफ जाएं, लेफ्ट से मिडिल की तरफ जाएंगे तो ये न्यूक्लियर, सॉरी फ्यूजन, मैंने फ्यूजन लिख दिया,
न्यूक्लियर फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट टू मिडल रीजन, दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक बच्चों, चलिए, तो लेफ्ट से राइट की तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन है, लेफ्ट से मिड की तरफ। अब सिमिलरली अगर हम क्या करें, अगर बच्चों हम राइट से मिड रीजन की, सॉरी, राइट से मिडिल रीजन की तरफ अगर जाते हैं ग्राफ में, तो भी देखो एनर्जी बढ़ रही है ना बच्चों। देखो इधर से इधर को जाओ अगर, तो एनर्जी बढ़ रही है बीच की तरफ जाने में, क्योंकि इधर एनर्जी घट रही है ना, 200 के बाद एनर्जी घट रही है। तो अगर हम राइट से मिडिल की तरफ जा रहे हैं तो भी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। और बाइंडिंग एनर्जी के बढ़ने का मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक ना। ठीक, तो एनर्जी का रिलीज होना है। लेकिन एक चीज घट रही है बच्चों, अगर आप राइट से मिड की तरफ जा रहे हो तो मास नंबर घट रहा है। अब मास नंबर घट रहा है, तो मास नंबर कैसे घट सकता है, मतलब क्या घट रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स घट रहे हैं। तो क्या ऐसे हम न्यूक्लियस से ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालकर फेंक सकते हैं बाहर, नहीं ना बच्चों। मास नंबर एक ही तरीके से घट सकता है बच्चों, कि अगर एक बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक होकर दो छोटे क्या बना दे, न्यूक्लियाई बना दे, तभी मास नंबर क्या होगा, उन दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूजन कहते हैं। तो इट मींस अगर हम, अब मैं एक बार बोल दे रहा हूं पूरा, बाकी आप नोट कर लेना, लिखे आगे, कि अगर हम राइट से मिडिल रीजन की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब एनर्जी का रिलीज होना, और उसके साथ साथ मास नंबर भी घट रहा है बच्चों। और मास नंबर के घटने का मतलब है कि एक बड़ा न्यूक्लियाई दो या दो से छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो रहे हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप राइट से किसकी तरफ जा रहे हो बच्चों, मिडिल रीजन की तरफ जा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। तो लेफ्ट टू मिड न्यूक्लियर फ्यूजन, और राइट से मिड की तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, इन दो पॉइंट को हमने लिखा भी है बच्चों आगे, है ना, क्या आप इसे नोट भी कर पाओ। देखो तो मैंने लिखा है, if we move from left to the middle region of the graph, there is overall gain in binding energy, that is release of energy. Also the mass number increases, that is two or more nuclei combined to form a bigger nuclei. This process is called nuclear fission. इसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और वही बात पे नीचे लिखी है, अगर हम राइट से किसकी तरफ आए, मिड की तरफ आए, तो लिखा है if we move from right to the middle region of the graph, there is overall gain in binding energy but the mass number decreases, that is a heavy nuclei breaks into two or more nuclei. This process called nuclear fusion. ठीक है, तो ये बात मैंने पीछे एक्सप्लेन की, वही बात यहाँ लिख भी दी है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसा क्वेश्चन आता है कि बाइंडिंग एनर्जी कर प्लॉट कर दी, इसकी दो इंपॉर्टेंस बता दी, तो ये इसकी दो इंपॉर्टेंस। बाकी 220 वाली बात जो मैंने बताया इसको याद रखना। और मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई वाली बात भी बच्चों याद रखना, कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन होता है, आयरन, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी करीब 8.8 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी होती। चलो आप इंपॉर्टेंस को नोट कर लो बच्चों जल्दी से, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, चलो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब आगे दो छोटे छोटे टॉपिक है बच्चों, न्यूक्लियर फिजन है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। ये दो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में, है ना, लास्ट के दो टॉपिक हैं। तो बात करते हैं, हमने नेक्स्ट टॉपिक लिखा है न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन की बात अभी हमने की बच्चों, अभी तो हमने इंपॉर्टेंस में न्यूक्लियर फिजन की बात की। तो फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। तो कहते हैं कि इन जनरल न्यूक्लियर फिजन कौन दिखाते हैं, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जिनका मास नंबर जनरली 230 से मोर होता है। मतलब 230 से मोर वाले तो लगभग सभी क्या दिखाते हैं, न्यूक्लियर फिजन को दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा 230 से मोरी वाले का न्यूक्लियर फिजन होगा, कम वालों का भी होता है जो अनस्टेबल होते हैं। लेकिन इन जनरल जो 230 से, जिनका मास नंबर 230 से बड़ा होता है, वो इस प्रोसेस को इन जनरल सभी दिखाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर एक हैवी न्यूक्लियाई है ना, एक हैवी न्यूक्लियाई इसका मास नंबर 230 से इन जनरल बड़ा होता है, जब वो दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो हमने लिखा भी है, देखो बच्चों टाइम सेविंग के लिए, कि व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 230 से ज्यादा होता है, एक्साइटेड, है ना, एंड स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, एक्साइट होगा मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया, तो वो स्प्लिट हो जाएगा, अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, और फिर दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो इसे न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, अच्छा बच्चों हमने गलती से न्यूक्लियर फ्यूजन लिख दिया है ना, ये फ्यूजन नहीं है बच्चा, सॉरी। न्यूक्लियर क्या है, फ्यूजन होगा, फ्यूजन तो जुड़ना होता है, सॉरी,
वो गलत लिख दिया बच्चों, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ बच्चों, ये नहीं है, ठीक है। चलो इसको करेक्ट कर लेना, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, समझ रहे। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। और हमने न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल भी लिया, एक बड़ी फेमस सी ये आपकी एक इक्वेशन है बच्चों, ये जो इक्वेशन में ली है न्यूक्लियर फिजन के एग्जांपल की, ये जो इक्वेशन है ये आपका एटम बॉम्ब के अंदर भी ये इक्वेशन चलती है, मतलब है ना, ये मतलब ये प्रोसेस होता है, और आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी यही है ना, इसी रिलेशन के हेल्प से एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस की जाती है। तो देखो, तो हमने न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल लिया है, इसमें क्या है, यूरेनियम 235 जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से रिएक्ट करता है, या एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन क्या करता है, अटैक करता है यूरेनियम 235 एटम पे, तो क्या होता है, तो यूरेनियम 235 दो लाइटर न्यूक्लिया में ब्रेक हो जाता है, एक बेरियम और एक क्रिप्टन। बेरियम क्रिप्टन के मास में एटॉमिक नंबर आप बच्चों आप देख ही रहे हो, और फिर क्या होता है, तीन नए न्यूट्रॉन बनते हैं, है ना। देखो, एक न्यूट्रॉन तीन नए न्यूट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहे हैं, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। फिर मैंने क्या बोला, जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से क्या करता है, पे अटैक करता है, तो दो लाइटर न्यूक्लियाई बेरियम एंड क्रिप्टन बनते हैं, और तीन नए न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना। और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी करीब 200.5 या 200 MeV के बराबर होती है। बाकी इसको अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो बच्चों इस एनर्जी को, तो मेगा 10 की पावर 6 होता है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो 1.6 10 की पावर -19, तो उतनी जूल एनर्जी आ जाएगी, जो एक छोटी वैल्यू होगी क्योंकि 10 की पावर -19 के टर्म में आएगा। तो एक यूरेनियम के, है ना, फ्यूजन से इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये बच्चों देखो, और यही न्यूट्रॉन एक चेन रिएक्शन फॉर्म कर लेते हैं, तो हमने एक नीचे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन भी लिखी है। तो क्या है बच्चों, देखो चेन कैसे बनी। देखो, पहले एक न्यूट्रॉन ने रिएक्ट किया, किससे, यूरेनियम के एटम से रिएक्ट किया, बेरियम बना, क्रिप्टन बना, और तीन नए न्यूट्रॉन बन गए। माना जाता है कि 2.5 न्यूट्रॉन बनते हैं, तो एक न्यूट्रॉन लॉस हो जाता है, ठीक है, तो लिखा लॉस्ट न्यूट्रॉन। बाकी दो न्यूट्रॉन बचे, मतलब माना जाता है करीब 2.5 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, जिसमें से एक जो है ना, एक जो हाफ न्यूट्रॉन होता है वो लॉस हो जाता है, बाकी दो न्यूट्रॉन बचते हैं, वो दो न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम से क्या कर ले रहे, रिएक्ट कर ले रहे बच्चों, या तीन भी मान सकते हो, आपकी चॉइस है, किसी किसी बुक में तीन भी लिखा होता है। तो ठीक है, तो इन दो न्यूट्रॉन ने फिर किससे रिएक्ट कर लिया, यूरेनियम के एटम से रिएक्ट कर लिया। फिर आपका अगेन यही प्रोसेस आगे चल गया, फिर वही 2.5 न्यूट्रॉन बने, एक न्यूट्रॉन लॉस हो गया, दो न्यूट्रॉन आगे फिर यूरेनियम से रिएक्ट कर ले रहे हैं, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यही प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता रहता है। अगर मान लीजिए, है ना, हमारे पास एक लार्ज अमाउंट यूरेनियम, लार्ज अमाउंट में से 1 मोल ऑफ क्या है, यूरेनियम है, तो अगर 1 मोल ऑफ यूरेनियम अगर हमने लिया और न्यूक्लियर फ्यूजन किया, तो सोच लीजिए 1 मोल ऑफ यूरेनियम में 6.022 10 की पावर 23 क्या होंगे, यूरेनियम एटम्स होंगे, और एक बार में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों, 200 MeV। आप इसे एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर आप ये पता कर सकते हो कि एक मोल यूरेनियम से कितनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो जैसे मैंने कहा कि यही रिएक्शन बच्चों एटम बॉम्ब के अंदर भी होती है, जो डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है ना। एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और वो चीजों को डिस्ट्रक्ट करती है, हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं। और यही सेम रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी होती है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में ये कंट्रोल मैनर में कैडमियम बोरॉन की रॉड इनको कंट्रोल करते हैं, एक्सेस न्यूट्रॉन को। तो ये सेम रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल मैनर में कराई जाती है, और उससे हम क्या करते हैं, फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है ना, उससे क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम टरबाइन को रन करते हैं बच्चों, ठीक है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सेम रिएक्शन एटम बॉम्ब के अंदर डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए होती है, और यही रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक बच्चों। तो एक एग्जाम्पल याद रखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन डेफिनेशन उसकी, और उसका एग्जाम्पल याद रखिए, और चेन रिएक्शन भी ध्यान करिएगा। तो आप इसे नोट कर लो बच्चों। एक लास्ट टॉपिक और है हमारा, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे इसके बाद, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। चलो अब बच्चों, अब लास्ट टॉपिक में आगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन,
तो फ्यूजन के उल्टे प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं बच्चों। तो कहते हैं जब दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना ले, ठीक है ना, और एनर्जी रिलीज हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो हम इंपॉर्टेंस में ही बात करी बच्चों। तो मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, बाकी तो आसान टॉपिक आप जानते भी सब बच्चे। तो बोलते द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल हैवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जब दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बना लेंगे तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। और न्यूक्लियर फ्यूजन के हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। आप इनके डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल वगैरह याद रखिए। तो कहते हैं जैसे पहला एग्जाम्पल है कि दो प्रोटॉन, है ना, हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहते हैं बच्चों। कहते हैं ना दो प्रोटॉन, जब दो प्रोटॉन मिलकर, है ना, कहते हैं ना, देखो हमने क्या लिया है, टू प्रोटॉन कंबाइन टू फॉर्म अ ड्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन विद रिलीज ऑफ 0.42 MeV एनर्जी। कहते हैं जब दो प्रोटॉन मिलते हैं तो दो प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। ड्यूट्रॉन का मास इन चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ड्यूट्रॉन आपका सॉरी पॉजिट्रॉन, ड्यूट्रॉन बोल गया मैं, पॉजिट्रॉन, है ना, पॉजिट्रॉन की बात कर रहा हूं। पॉजिट्रॉन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन जैसा होता है बच्चों, है नहीं। पॉजिट्रॉन का मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, मतलब इसका मास एंड चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, ई से ई प्लस लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर एक रिएक्शन दिख रही है आपको कि दो प्रोटॉन बोल लीजिए या हाइड्रोजन का आइसोटोप्स बोल लीजिए, मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ड्यूटीरियम भी कहते हैं, इसे ड्यूट्रॉन भी कहते हैं। ये एक पॉजिट्रॉन है, इसे एक एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं इसको, जैसे न्यू से लिखा गया है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 0.42 MeV एनर्जी क्या होती है इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसका, एक आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का। फिर नीचे दो एग्जांपल और है बच्चों, ठीक है ना। फिर देखो क्या करते हैं, दो ड्यूट्रॉन मिल रहे हैं, जैसे ना दो, है ना, प्रोटॉन ने मिलकर एक ड्यूट्रॉन बनाया, फिर आगे दो ड्यूट्रॉन, है ना, मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम का आइसोटोप बनाते हैं, और एक क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है, और करीब 3.27 MeV एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। या तो ऐसा करते हैं, मतलब ड्यूट्रॉन मिलकर हीलियम का आइसोटोप भी बना सकते हैं, या दो ड्यूट्रॉन मिलकर एक ट्राइटियम, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, वो फॉर्म करते हैं, और क्या होता है, एक प्रोटॉन बनता है, और फिर क्या होता है आपका 4.03 MeV एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो कुछ एग्जाम्पल वगैरह याद रखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हैं कुछ ही, ठीक है। और सन के अंदर जो रिएक्शन होती है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही होती है ना। अच्छा बच्चों, अब आता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, है ना, कुछ दो नेसेसरी कंडीशंस होती है ना न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। देखो ना, क्योंकि न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, और न्यूक्लियस फॉर्म होंगे स्टेबल होंगे, और एक क्या होंगे, न्यूक्लियस तभी स्टेबल होंगे जब उनके बीच में क्या लगेगी बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स लगेगी। और मैंने पीछे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया कि न्यूक्लियर फोर्स तभी लगती है जब दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस करीब 2 से 3 फर्मी के बीच में होती है। तो उनको इतना करीब आना होगा कि क्या लगे, न्यूक्लियर फोर्स, है ना। बहुत करीब भी नहीं आना चाहिए, 0.8 से ज्यादा करीब आ गए तो भी क्या होगा, आपका अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर 4 के आसपास रह गया डिस्टेंस तो भी क्या हो जाएगा, वो आपका न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगी तो स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए दो नेसेसरी कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है, न्यूक्लियर कंडीशन लिखे, मैं एक बार बोल दे रहा हूं, फिर आप रीड भी कर देना, रीड भी करा दूंगा आपको बोर्ड से। पहली कंडीशन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। बोले उसकी क्या जरूरत है, देखो जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो जो आपके न्यूक्लियॉन्स होंगे वो लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, थर्मल काइनेटिक एनर्जी पजेस करेंगे। और जब थर्मल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो जब न्यूक्लियस फॉर्म होगा तो न्यूक्लियस बहुत करीब आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके क्या होंगे, पास आ जाएंगे। और इतने पास आ जाएंगे कि वो क्या हो जाएंगे, फिर न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ जाएंगे। तो फिर न्यूक्लियर फोर्स उनको क्या कर देगी, बांध देगी। तो उनको इतना पास आना है कि वो रिपल्शन के, है ना, रिपल्शन को तोड़कर इतने पास आ जाए कि वो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ जाए, और तभी वो बाइंड हो पाएंगे, ठीक है। और उसके लिए बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। जैसे कहते हैं ये लैब प्रोसेस नहीं होता है, मतलब इतना एक्सेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हम लैब में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे सन के अंदर करीब टेम्परेचर 2 × 10⁶ केल्विन होता है, तो प्रोसेस सन में आसानी से हो जाती है, क्योंकि है ना एक टेम्परेचर वाली कंडीशन सन में रहती है,
ठीक है, तो हमने लिखा है, देखो बच्चों एक बार मैं रीड कर देता हूं। पहली कंडीशन है द हाई टेम्परेचर फॉर द light nuclei to have sufficient kinetic energy so that they can overcome their mutual repulsion and come closer than the range of nuclear force। तो इतना करीब आ पाए कि वो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ जाए जिससे वो स्टेबल हो पाए। एक तो कंडीशन ये है बच्चों। दूसरी कंडीशन है कि डेंसिटी है ना, या प्रेशर बहुत हाई होना चाहिए। हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी भी होनी चाहिए। बोले ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने आपके कोलिजन क्या होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे। और जितने कोलिजन क्या होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे, तो हमने लिखा भी होगा बच्चे, जितने फ्रीक्वेंट क्या होंगे, कोलिजन होंगे, तो वो रेट ऑफ फ्यूजन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो फ्यूजन का रेट जल्दी होगा, जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी होनी चाहिए। जब डेंसिटी हाई होगी तो न्यूक्लियस पास आ जाएंगे, अब प्रेशर मोर होगा तो वो फ्रीक्वेंटली टकराएंगे बच्चों, और फ्रीक्वेंटली टकराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंट कोलिजन से क्या होगा, वो आपका क्या नाम कहते हैं, रेट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा आपका, तेज हो जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा। तो लिखा है सेकंड के हाई डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, हेंस इंक्रीजेस द रेट ऑफ फ्यूजन, और वो रेट ऑफ फ्यूजन को बढ़ा देगा बच्चों। ठीक है, तो ये दो नेसेसरी क्या है, कंडीशन है किसके लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना, इसे नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो आज हमने बच्चों वन शॉट में न्यूक्लियाई कंप्लीट कर लिया बच्चों। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फेज के जो चैप्टर है, छोटे चैप्टर भी हैं बच्चों, और वेटेज वाइज भी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब मॉडर्न फेज आसान मानी जाती है ना, तो इनको इसीलिए हमने वन शॉट में भी किया, और इजी भी है, मतलब एक बार में आप पूरा चैप्टर आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ना बच्चों, अच्छे से पढ़ना। बाकी देखो हम मॉडर्न के, हमने पीछे एक वन शॉट एटम का डाला था, आज ये न्यूक्लियाई का वन शॉट हो गया। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल हम एटम और न्यूक्लियाई चैप्टर के हम लोग एक वन शॉट में, मैं इसके बाद एक वन शॉट डालूंगा बच्चों, एटम न्यूक्लियाई मॉडर्न फेज के जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, उसके लिए एक वन शॉट बनाएंगे। ठीक है, वो आपको आज कल में मिल जाएगा वन शॉट आज ही मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले इसको पढ़िए बच्चों, न्यूक्लियाई की थ्योरी अच्छे से पढ़िए, फिर इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल का वन शॉट करेंगे। ठीक है, तो आपको हेल्प करेगा, उसको न्यूमेरिकल भी देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आज इस लेक्चर के कंप्लीट करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल के वन शॉट में जल्दी आपको, है ना, जल्दी मिल जाएगा आपको बच्चों। ठीक है, चलिए थैंक यू, और ठीक है, चलो बच्चों अब न्यूमेरिकल के वन शॉट में मिलेंगे। चलिए थैंक यू।